बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्टर्स। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो है मोज़रेला। आज मैं मोज़रेला के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ कि मोज़रेला क्या होता है, मोज़रेला कहाँ से आई हुई है, या मोज़रेला का मतलब क्या है, मोज़रेला किस लॉ की या किस थ्योरी की मॉडिफिकेशन है। तो डियर मोज़ले, ये बात भी नोट कर ले कि मोज़ले ने हमेशा के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को लिया हुआ है। Z-B का मतलब ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मोज़ले ने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट्स के जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। यानी मीन कि जब हम एक्सरेस को लेते हैं तो एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी ये टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। या इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और अंदाज में कर लें, देन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर और फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा की सूरत में, वेवलेंथ की सूरत में लेते हैं, तो जो वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एज मोज़रेला। इसको हम मोज़रेला कहते हैं। लेकिन डियर, सबसे पहले मोज़रेला को प्रूव करने से पहले मैं बोहर एटॉमिक थ्योरी की तरफ आता हूँ कि बोहर ने क्या कहा है। बोहर्स का जो नजरिया था वो क्या था। अकॉर्डिंग टू द बोहर, बोर क्या कहते हैं, बोर कहते हैं कि नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वहां पे एक किस्म के लाइंस पैदा होंगे जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और इसी स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये टू द स्क्वायर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के क्या होंगे, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। सिर्फ एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। और उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मोज़ले के मुताबिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, या पे सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे और अंदाज में कर ले तो द स्क्वायर रूट ऑफ the frequency of the spectral lines that is direct proportional to the atomic number of the element। या इसी तरह हम लैम्डा की सूरत में या वेवलेंथ की सूरत में हम लेते हैं तो वेवलेंथ जो होती है किसी भी एलिमेंट के वेवलेंथ का, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हो जाए कि सर ये जो रिलेशन है, जो बोहर वाला रिलेशन है, ये बुक्स वगैरह में तो नहीं है, ये आपने कहाँ से निकाला। ये बात नोट कर ले डियर, ये मौजूद है सब कुछ, ये बुक्स वगैरह मौजूद है, क्योंकि बोहर एक रिलेशन बोहर ने हमें दी है, और वो रिलेशन जो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है ये आरसी जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये सब ने पढ़ा है कि ये फ्रीक्वेंसी का बोहर के मुताबिक फ्रीक्वेंसी जो होती है इसके बराबर होती है। तो फिर इसी रिलेशन से यही रिलेशन मैंने निकाला। मीन्स के यहाँ पे आर और सी ये भी कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसको भी मैंने कांस्टेंट ले ली। अगर ये तीन वैल्यू कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया एटॉमिक नंबर के। लेकिन ये जो रिलेशन ये कहां से आया हुआ है, यही रिलेशन भी, यही इक्वेशन भी बोहर ने दी है। तो 1/λ जो होती है ये आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये भी यहां से आई। यानी ये जो इक्वेशन मैंने जो बोहर ने दी है ये रिलेशन भी यहां से आया हुआ है। ये रिलेशन जो है ये यहां से आया हुआ है। अब चूंकि बोहर की सोच तो यही थी, लेकिन ये भी नोट कर लें कि बोहर की सोच महदूद थी। और क्या बोहर एटॉमिक थ्योरी जो थी वो महदूद थी। किस तरह? ओनली फॉर क्या है, फॉर द यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थी। यानी एक ऐसे एलिमेंट के लिए या एक ऐसे एटम के लिए बोहर ने ये थ्योरी पेश की थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। यानी बोहर ने सारे के सारे थ्योरी के सारे पॉइंट को उन्होंने हाइड्रोजन के लिए पेश किए हुए हैं, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उन्होंने पेश किया जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन चूंकि बोहर सबसे पहले थ्योरी तो बोहर ले आया था। बोहर ले आया तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो बोहर ने ले आई थी। लेकिन मोज़ले तो बोहर के बाद आया। जब मोज़ले तो बोहर के बाद आया, अब मोज़ले क्या करता है कि ये जो रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रल लाइन की होती है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मोज़ले क्या करता है, मोज़ले ये इसी रिलेशन को स्टडी कर रहा है। जब वो स्टडी कर रहा है तो मोज़ले क्या करते हैं, तो मोज़ले ने टोटल
38 एलिमेंट्स को उन्होंने स्टडी किए। कितने एलिमेंट्स को उन्होंने स्टडी किए? 38 एलिमेंट्स के उन्होंने स्टडी किए। लेकिन कौन से? फॉर द एक्सरेज, और वो भी एक्सरेज कौन से? के अल्फा एक्सरेज, के अल्फा, यानी कितने एलिमेंट के एक्सरेज को मोज़ले ने स्टडी किया? 38 एलिमेंट्स। जब 38 एलिमेंट को उन्होंने स्टडी किए तो अकॉर्डिंग टू द मोज़ले, तो मोज़ले ने कहा कि जो बोहर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये एटॉमिक टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए तो यूं नहीं आ रहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा। ये किसने ऑब्जर्व किया? ये तो मोज़ले ने ऑब्जर्व किया। ये तो मोज़ले ने क्या? हाँ, मोज़ले ने साथ साथ यह भी कहा कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे एटम के लिए है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जस्ट लाइक एन मींस कि हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है। क्या वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त वो हाइड्रोजन को स्टडी कर रहे थे, हाइड्रोजन में तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं थे। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो इट मीन तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो हो रहा है, वो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बोहर को कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन जब मोज़ले आया और उन्होंने 38 एलिमेंट्स को 38 एलिमेंट्स को स्टडी किए, तो जब 38 एलिमेंट्स को स्टडी किए तो मोज़ले को स्क्रीनिंग इफेक्ट सामने आया। क्या आया? स्क्रीनिंग इफेक्ट सामने आया। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट सामने आया तो मोज़ले ने कहा कि जब हम ऐसे एलिमेंट की तरफ जाते हैं, जब हम एक्सरेज को स्टडी कर रहे हैं सच एलिमेंट्स के लिए जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब यह होता है कि जहां पे वी आर स्क्रीनिंग इफेक्ट टेक प्लेस, जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जहां पे किया हो, जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा हो, जहां पे शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब यह होता है कि जहां पे शील्डिंग इफेक्ट। तो मोज़ले ने यह कहा, जो मोज़ले ने कहा तो इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को उन्होंने, इसी रिलेशन को उन्होंने किस तरह इंडिकेट कर दी, किस तरह रिप्रेजेंट कर दी? तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z माइनस b होल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये z माइनस b का क्या मतलब है? z माइनस b का मतलब ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे यानी z माइनस b का मतलब यह होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और b का मतलब यह होता है दैट b का मतलब यह होता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो सो दैट इज, यानी मींस मेरा मतलब यह है कि मोज़ले ने मॉडिफिकेशन कर दी। किस में मॉडिफिकेशन कर दी? इन द बोहर रिलेशन में। बोहर रिलेशन में कर दी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जब हम एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट को लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सूरत में फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्सरेज की, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो दूसरी बात यह होती है कि अब ये जो रिलेशन है ये आया किस तरह है? हाँ, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होती है कि सर ठीक है, ये रिलेशन किस तरह आया हुआ है, या यहाँ पे जो बोहर की रिलेशन मैंने दी है ये किस तरह आया हुआ है? इसके अगर हम थोड़ा सा प्रूफ कर लें, इसको अगर मैं प्रूफ कर लो, इसकी प्रूफ किस तरह होती है कि लेट सपोज मेरे पास क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द बोहर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है RC² इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n² स्क्वायर का बराबर है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हम मोज़ले को लेते हैं तो मोज़ले ने क्या कर दी कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ये बराबर होती है RC, ये फ्रीक्वेंसी बराबर होती है RC इंटू z माइनस b होल स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर होगी।
दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस ने इस तरह नहीं सिर्फ यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह जेड माइनस बी लेगी। जेड माइनस बी का मतलब यह कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेगी। किसे क्या लिख दी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब ये लिख दी तो बात ये भी नोट कर ले कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इज इक्वल टू आर इंटू सी, यहाँ पे 1 बटा हुआ n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा हुआ n2 स्क्वायर, ये होगी इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर मैंने कहा। अब ये जो सारे के सारे वैल्यू हैं डियर नोट कर ले कि ये सारे के सारे वैल्यू आर मींस रेडिबर कांस्टेंट और सी का क्या मतलब है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और ये भी कांस्टेंट है मेरे पास, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, ये वैल्यू भी मेरे पास कांस्टेंट है। क्यों? हो जाए क्या बात नोट कर लें कि मोजले जो होता है मोजले ये के अल्फा एक्सरेज को वो स्टडी कर रहा है। के अल्फा एक्सरेज, के अल्फा एक्सरेज का मतलब ये होता है कि जब n1 क्या हो 1 के बराबर हो और n2 क्या हो 2 के बराबर, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा हो, यानी के अल्फा एक्सरेज का मतलब यह होता है कि वो एक्सरेज होते हैं जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा हो, तो इस दौरान जो एक्सरे पैदा होगी उसको हम के अल्फा एक्सरेज कहते हैं। अगर यही n1 1 के बराबर हो, n2 2 के बराबर हो, यहाँ पे यही वैल्यू डाल दो तो फिर क्या होगी 1 माइनस 1 बटा हुआ n1 माइनस 1 बटा हुआ n2 will be equal to 1 बटा हुआ 1 स्क्वायर माइनस 1 बटा हुआ 2 स्क्वायर, एंड 1 तो 1 के बराबर है, 2 तो 2 के बराबर है। इट मींस का अब ये बराबर होगी दूनी 4 4 एलसीएम अगर हम ले रहे तो 4 माइनस 1 इट मींस का 3/4, यानी 1 बटा हुआ n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा हुआ n2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास आई 3/4। इसकी वैल्यू कितनी आई 3/4, ये वैल्यू मेरे पास 3/4 आई। अब नोट कर लें अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं यही वैल्यू को 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर को यहाँ पे पुट अप कर लें तो फिर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी आर सी इंटू 3/4 इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू मेरे पास रेडबर्ग कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट 3/4 दैट इज आल्सो द कांस्टेंट वैल्यू। इसकी जगह हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। अगर हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होगी ये क्या होगी इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर ए इंटू जेड माइनस बी, ये कांस्टेंट है। और ए का क्या मतलब है? ए का मतलब ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या कर लें निकालें तो फिर फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड माइनस बी होल स्क्वायर। ये जेड माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो ये बात साबित होगी कि जो मोजले कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा कि सर 3/4 आपने कहां से ले ली? 3/4 यहाँ पे मैंने के अल्फा एक्सरेज की ले ली। क्यों? क्योंकि मोजले सिर्फ और सिर्फ के अल्फा एक्सरेज को स्टडी कर रहा था। के अल्फा एक्सरेज को, के अल्फा का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा था, तो इसी को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोजले लॉ। इसी को हम मोजले लॉ कहते हैं। एंड सो इट मींस कि ये जो मोजले लॉ है यहाँ पे जो मोजले लॉ है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये बोहर एटॉमिक थ्योरी में बोहर जो रिलेशन उन्होंने दी है फ्रीक्वेंसी की एटॉमिक नंबर के साथ उन्होंने सिर्फ क्या कर दी तो उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। नेक्स्ट जो पार्ट होगी मोजले के बारे में का बोहर एटॉमिक थ्योरी यानी बोहर में और मोजले ने क्या कर दी उन्होंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।